रमानिधि जी, यदि हम विचार करें विगत के समयों से आज का, तो आज का एक परिदृश्य दिखाई पड़ेगा, वह है बदलता हुआ भारत। इसको एक शब्द में कहा जाए तो विगत कुछ वर्षों से भारत का एक स्वरूप बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा, सकारात्मक बदलाव की तरफ। गौरव को भी लेकर, संसाधन को लेकर, इसमें बड़ा व्यापक बदलाव आया है। उसके साथ ही साथ विश्व के अंदर अपना एक स्थान भी इसका बना है। ये स्थितियां, ये बदलता हुआ भारत, आज उन्हीं विषयों को केंद्रित करके ये विकसित भारत, दिव्य भारत, इस विषय पर आज इस कार्यक्रम का है। अब जब भी हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो हमें लगता है कि उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विकास हो, सुविधाओं के क्षेत्र में भारत का विकास हो, भारत के अंदर भी जो भौतिक सुख सुविधाएं के साथ साथ भौतिक विकास की जो पैमाना है वो दिखाई पड़े। आज ये सारी बातें कुछ वर्षों से भारत के अंदर दिखाई पड़ रही है। आज तक हम अन्य चीजों के उत्पादन की बात छोड़ते हैं, जिसमें विशेष तरह की तकनीकी लगती है, दिल दिमाग लगता है, बुद्धि लगती है, और एक व्यापार की जिसमें सशक्तता होती है, वो है रक्षा उत्पादन, रक्षा वस्तुओं का उत्पादन। आज से पहले 2014 से पहले भारत में रक्षा उत्पादन कुछ होता होगा, 1000-2000 करोड़ का होता होगा, परंतु भारत की कोई एक भी ऐसा रक्षा उत्पाद नहीं था जिसके लिए विश्व ललायित था कि हमें ये चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हम ये विचार करते हैं ना कि हमारी सुरक्षा के लिए राफेल चाहिए, F-15 चाहिए, तो इस तरह का विचार दुनिया के देशों में भारत के किसी रक्षा उत्पाद के विषय में नहीं था। परंतु विगत वर्षों के प्रयास ने यदि स्पष्ट कर दिया कि आज तेजस फाइटर की मांग जो है विश्व में बढ़ गई। अगर 10 से 15 देश लाइन में लगे हुए कि हमें तेजस चाहिए। तेजस की लाइन में कोई सामान्य देश नहीं है, यूएस भी तेजस की लाइन में। आज हमारे रक्षा उत्पाद की यह स्तर है कि फिलीपींस हो, कंबोडिया हो, हमारे रडार की मांग कर रहे हैं, जो भारतीय रडार बन रहे हैं, उनकी समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है वो छोटे रडार। हमारी मिसाइलों की मांगें बढ़ गई, वियतनाम जैसा देश हमारी मिसाइलें की आवश्यकता महसूस कर रहा है। 2000 करोड़ का हम अपने रक्षा उत्पादों का व्यापार नहीं कर रहे हैं। इस एक छोटी सी अवधि में हम 20,000 करोड़ का रक्षा उत्पादन का निर्यात कर रहे हैं। एक बदलाव है, एक छोटी सी बदलाव है, कोई बड़ी बदलाव नहीं है, परंतु एक बदलाव है, एक विश्वास है विकसित भारत के स्वरूप का।
आज हमें सुविधाएं चाहिए स्वास्थ्य के लिए, आज शिक्षा की सुविधाएं चाहिए, विश्व स्तर के इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो एम्स जगह जगह खुल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जगह जगह खुल रहा है। एक शिक्षा में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के भी योगदान से व्यापक परिवर्तन, एक स्तरीय शिक्षा इस देश में धीरे धीरे सुलभ होने जा रही है। ये विकसित भारत का एक बढ़ता हुआ कदम है। विश्व समुदाय में हमारी स्थिति क्या है, इससे एक ही आकलन कर सकते हैं कि जिस समय रसिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तो वहां से कुछ हजार भारतीय छात्र निकालने की अवस्था में थे। भारत सरकार ने उसके लिए बात की रसिया के साथ, यूक्रेन के साथ, और वे छात्र निकले, सुरक्षित निकले। वहीं पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके भी हजारों छात्र वहां पर फंसे हुए। पाकिस्तान के पास ये सामर्थ्य नहीं था, उसके पास ऐसी कोई कूटनीति की अंतरराष्ट्रीय व्यवहारिकता थी उन छात्रों को निकालना है। वे छात्र में सोचे कि हमें भी इस विभीषिका से कैसे बाहर निकले। तो उन लोगों ने भी, भले ही पाकिस्तान में हमें गाली मिलती हो, भले ही भारत का कोई नेता ये कहता हो कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला ना मिलेगा, उन पाकिस्तानी छात्रों ने भारतीय तिरंगा उठाकर निकल गए और सुरक्षित वहां से बाहर निकल। ये भारत का गौरव है। ये ग्लोबल ऑर्डर में भारत की स्थिति, यही विकसित भारत है। इस तरह की अन्य कुछ चीजें हैं। दुनिया व्यापार करती है, व्यापार के क्रम में सुरक्षित व्यापार हो, ये भी सोचती है। दुनिया का 70% ऊर्जा व्यापार मोरक्को टू मलक्का के रास्ते से होता है। समुद्री डाकों से यह सुरक्षित नहीं था, कई तरह से स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से भी यह रास्ता बहुत ही असुरक्षित। चीन जैसा देश, शक्तिशाली देश, इस पर ध्वंस पट्टी जमाते रहना। एक 2007 के अंदर एक छोटा सा संगठन बना था, क्वाड करके, 4 देशों का समूह इसलिए बना था कि जब सामुद्रिक आपदाएं आती है तो उसमें सही तरह के व्यवस्था हम कर सके। उस संगठन को भारत ने ही जागृत किया। आज एक बहुत बड़ा इंडो पैसिफिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर की सुरक्षा का उसके ऊपर दायित्व, जिसका नेतृत्व तो भारत कर रहा है, जिसका आज के दिन में एक कॉन्फ्रेंस में एक उसकी समिट चल रही है। ये भारत का बदलता हुआ स्वरूप है। हमने एक शक्ति संतुलन भी दुनिया के अंदर बनाया विगत कुछ दिनों के अंदर। आज दुनिया अपेक्षा करती है यदि फिलिस्तीन और इजराइल, हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को यदि रोकने की यदि किसी के पास यदि युक्ति है, सामर्थ्य है, तो भारत के पास। ऐसा दुनिया अपेक्षा कर रही है। आज से पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, दुनिया ने कभी भारत से अपेक्षा नहीं की
कि यूएस और वियतनाम का युद्ध है तो उसको भारत रुकवा लेगा। हम तटस्थ हो गए कि नहीं, हमको इससे मतलब नहीं। आज रशिया और यूक्रेन के युद्ध में पूरा यूरोप, पूरा यूएस यह अपेक्षा बनाकर चल रहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए युक्ति है तो भारत के पास, भारत ही इसकी निकाल कर सकता है। ये भारत से वैश्विक अपेक्षाएं नहीं बनी, परंतु क्या हमारा पड़ाव यहीं तक है कि ग्लोबल ऑर्डर में हमारी एक बड़ी महत्व का स्थान मिल गया, हमारे उत्पादन बढ़ गए, हम भौतिक सुख सुविधाएं और भौतिक चीजों के लिए हमारे अंदर एक सामर्थ्य आ गया, उसका उत्पादन करने लगे। क्या हमारा अंतिम पड़ाव होगा? विकसित भारत का अंतिम पड़ाव नहीं। इस देश का एक सन्यासी आज से 125 वर्ष पहले जब चिंतन में बैठा तो वो कह रहा है कि यदि भारत मर जाएगा तो क्या होगा, क्या होने वाला है। स्वामी विवेकानंद अपने उसी लेख में आगे चिंतन करते हुए उसी का जवाब दे रहे हैं कि यदि भारत मर जाएगा तो विश्व की मानवता मर जाएगी। पिछले कोरोना काल में हमने देख भी लिया, यदि विश्व की मानवता की चिंता करने वाला भी कोई है तो भारत है। हमने उस महामारी की स्थिति में अपने व्यापार की चिंता नहीं की कि हम वैक्सीन बना लिए तो 250 की वैक्सीन हम 2000 में बेचेंगे और जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तब दूसरे को देंगे, यह हमने नहीं सोचा। हमने वैक्सीन बनाया तो यह कहा कि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, लागत मूल्य पर अन्य देशों को भी देंगे और अड़ोस पड़ोस के और गरीब देश जो अड़ोस पड़ोस के हैं या अफ्रीकी देश हैं उनको हम कुछ मुफ्त भी देंगे। मानवता को बचाना, यह हमारी चिंता का विषय। किसी यूएस के फाइजर और स्पुतनिक रशिया और चाइनीज वैक्सीन की तरह हमने नहीं कहा कि नहीं हमारे वैक्सीन बन तो चुका है, परंतु अभी हम अपने लोगों के देंगे, 6 महीने के बाद दूसरे को देंगे और 300 की वैक्सीन को हम 1400 से 2000 रुपए देंगे। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि हम तत्काल के देंगे, हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए सामंजस्य बैठाते हुए आपको देंगे। यदि सामर्थ्य नहीं तो कुछ मुफ्त भी देंगे, तो विश्व की मानवता बचनी चाहिए। यह भारत की दिव्यता है, विकसित भारत की पड़ाव है। यदि भारत का विकास होगा तभी हम वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक हमारा परिवार है जिसकी हम हजारों हजार वर्ष से कल्पना करके और उस दर्शन को लेकर जीवित हैं। वो तभी संभव है जब भारत समर्थ बने। तो विकसित भारत का ये होगा। सर्वे संत सुखिना सर्वे संत निरामया, हम ये घोषणा करते हैं कि उसका रास्ता हमारे विकास के रास्ते से ही जुड़ा है। हम प्राणी मात्र का कल्याण भी सोचते हैं। दुनिया की किसी भी संस्कृति में, दुनिया की किसी भी जीवन शैली का यदि विकास हो तो कोलोनियल स्टेट का कालखंड याद आता है। यदि यूरोप का विकास हुआ तो दुनिया में कॉलोनी बनाकर शोषण, और भारत का एक ऐसा विकास है जो दुनिया में शोषण नहीं, उसके ऊपर हमने इसको साबित भी किया है।
महाराज रघु की विजय यात्रा बड़ी प्रसिद्ध है। आज के ईरान से लेकर और आज के सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया, महाराज रघु की विजय यात्रा जो हुई तो उन्होंने उन देशों का शोषण नहीं किया, उनसे टैक्स नहीं वसूला, उनके अंदर एक जीवन शैली थी, उनके अंदर ज्ञान दिया, एक मानवता का प्रवाह हुआ। अरे हमने तो यहां तक कि जिनके अंदर कोई ऐसी कंबोडिया को बसाया, कंबोज नाम के जो मित्र गए, उन्होंने व्यापार के दृष्टि से गए और उन्होंने कंबोडिया बसा दिया। कंबोडिया बसाना आता है, कंबोडिया में लोग तो थे ही, परंतु एक नई जीवन शैली उन्होंने खड़ा की, उनके अंदर एक उदार जीवन शैली खड़ी हुई। हमने उसका शोषण नहीं किया, हमने कला और संस्कृति लेकर गया, हमने अपनी जीवन शैली को लेकर, शोषण को लेकर नहीं, जो यूरोप ने कभी किया होगा, जिसे आज अमेरिका अपने व्यापार के माध्यम से करता है। तो दुनिया में जो विश्व गुरु की कल्पना है, यह भी निश्चित है कि विश्व गुरु हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं बन सकते, व्यापार के माध्यम से नहीं बन सकते, सैन्य शक्ति के माध्यम से नहीं बन सकते। यूरोप कभी सैन्य शक्ति और टेक्नोलॉजी को लेकर विश्व के ऊपर चल रहा है। यूएस जो है अपनी व्यापार को लेकर और सैन्य बल को लेकर विश्व को चित्रहाट कर, उसी होड़ में चीन भी है। परंतु तो हमें अपनी चौधराहट करनी होगी तो हम ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं, अध्यात्म के माध्यम से। यह भारत की प्रकृति है, उस प्रकृति के आधार पर ही हम विश्व गुरु की कल्पना अपनी कर सकते हैं। और देखें भी दुनिया के अंदर जब हमने योग दिवस मनाया, विश्व ने स्वीकार किया, 121 देशों ने इसको एक साथ योग दिवस मनाया। आज योग दिवस मनाने एक जीवन शैली का नया स्वरूप विश्व ग्रहण कर रहा है। हमारे ज्ञान का आधार है कि कोरोना जैसी महामारी में जहां सारी दवाएं विफल थी, वहां भी भारत ने विश्व को काढ़ा पिलाकर कोरोना में बचाया। तो हम ज्ञान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से विश्व गुरु बन सकते हैं। इसलिए महर्षि अरविंद ने कहा कि सशक्त भारत ये जो है, यूनाइटेड भारत, यूनाइटेड विशाल भारत और सशक्त भारत, समृद्ध भारत, यही जो है विश्व की मानवता की रक्षा कर सकता है, वैश्विक मान्यता की रक्षा कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत मानवता की रक्षा नहीं कर सकती। आज तक के ऐतिहासिक साक्ष्यों से यही स्पष्ट। इसलिए यदि हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, हम जो बार बार अपने संस्कारों में कहते हैं जगत का कल्याण, हम उसकी कल्पना करते हैं। विकसित भारत अर्थात जगत का कल्याण। इस आधार पर भारत का विकास, यही आज का विषय है। और हमें आशा है कि जिस तरह से बदलाव की गति चल रही है, भारत के विकास का चक्र जो घूम रहा है, वैश्विक मान्यता को एक नई दिशा देगी, सुरक्षा करेगी और विश्व के अंदर एक परिवार, कुटुंब और जनजनता की भावना को समृद्ध करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।